का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे TCS द्वारा 2018 RRB ग्रुप डी में पूछे गए महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन एक में है, आपको बगल में क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पर। एक जटिल अस्थायी ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन है एक में ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दो में है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तीन में है जाइलम, और चार में है कोलेनकाइमा। एक में स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम और कोलेनकाइमा। तो देखिए परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक में होता है सिंपल यानी कि सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू। और दो में होता है परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक में होता है अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं, अस्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और दो में जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये पूछ रहा है जटिल ऊतक के बारे में। तो सरल ऊतक सिंपल टिश्यू हुआ, सिंपल टिश्यू में हो गया स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दो में हो गया पैरेनकाइमा। तीन में हो गया कोलेनकाइमा। सिंपल टिश्यू दो तरह, सिंपल टिश्यू तीन तरह, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। लेकिन जटिल ऊतक होता है दो तरह के, जाइलम एक में और दूसरा फ्लोएम। इसको बोलते हैं जाइलम और इसको बोलते हैं फ्लोएम। देखिए अस्थायी ऊतक दो तरह के, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक तीन तरह के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। और जटिल ऊतक दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो जटिल अस्थायी ऊतक है, ऑप्शन में क्या है जाइलम, तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम। अगर फ्लोएम रहता तो फ्लोएम होता, लेकिन इसमें है जाइलम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि जाइलम हो जाएगा। तो ये हुआ प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। यानी कि पूछ रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितने कक्षाएं होती है, ये पूछ रहा है। डैश कक्षाएं होती है, कौन कौन से कक्षा? तो पहला ऑप्शन है K और L लेकिन M नहीं। दूसरा है K, L, M और N यानी कि 4 कक्षा। तीसरा है K और L लेकिन M नहीं। और चौथा है K, L और M। तो चलिए तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व है देखते हैं। तीसरे आवर्त में सोडियम,
ये होता है आवर्त, इस तरह से होता है। पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है, इस तरह से होता है पीरियोडिक टेबल भी बना हुआ। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये आवर्त में पूछ रहा है। ये वाला आवर्त में तीसरे आवर्त, यहाँ हुआ तीसरे आवर्त। तो तीसरे आवर्त के तत्व में इनमें से कौन कौन सी कक्षाएं होती है? तो तीसरे आवर्त में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तीसरे आवर्त के तत्व में हुआ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो देखते हैं इसमें कितनी। तो सोडियम का होता है 11, इसका होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हुआ तीसरे आवर्त के तत्व। तीसरे आवर्त के तत्व हुआ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसमें पूछता है कौन कौन। तो ये हुआ तत्व, इसमें हुआ ये हुआ नाभिक, ये हुआ पहली कक्षा, ये हुआ दूसरी कक्षा और ये हुआ तीसरी कक्षा। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो सोडियम का लिखें, तो सोडियम का कितना है 11। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में जो बचा सो तो 8 तो 10 है, इसका हुआ 1 तो 11। तो ये कौन सा शेल कक्षा हुआ L, M और N। चलिए इसका लेते हैं आर्गन का। आर्गन का लेते हैं। तो आर्गन का हुआ 18। तो इसका ये हुआ नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। ये हुआ K, L और M शेल। तो इसमें पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए 2, 8, 2, 10, 8, 18 हुआ। तो ये हुआ तीसरे आवर्त के तत्वों में कितनी कक्षाएं। तो इसमें K, L और M यानी कि 3 कक्षा, K, L और M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। K, L और M कक्षाएं होती है तीसरे आवर्त के सभी तत्वों में, K, L और M कक्षाएं होती है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। इसका कहने का मतलब जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो पहले देखेंगे जो कौन कौन से परमाणु है जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण है। तो वर्ग 18 कितना हुआ, वर्ग 18 के जो जितना परमाणु है वर्ग 18 में उस सभी का कक्षा पूर्ण है, बाहरी कक्षा पूर्ण है। तो उसमें हुआ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। ये हुआ वर्ग 18 के तत्व। इन सभी का बाहरी कक्षा एकदम पूरा पूर्ण होता है। इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण इसकी संयोजकता वैलेंसी पूरी हो जाती है, जिसके कारण इसके संयोजकता शून्य हो जाती है। माने ये अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन न तो देने की आवश्यकता है और न ही लेने की आवश्यकता। तो इसमें परमाणु संख्या हो जाएगा इसका 2, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 18, 36, 54 और 86। तो ये हुआ वर्ग 18 के तत्व जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, क्योंकि हीलियम ये हुआ प्रथम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन इसका 10 है, नियॉन 10। तो नियॉन का बनाए तो ये हुआ पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8। तो ये हुआ 2, 8, इसका भी कक्षा पूर्ण हो गया। तो इसी तरह का सभी की संयोजकता पूर्ण होगी, जिसके कारण वर्ग 18 के तत्व की
इसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। इसमें बाहरी कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि प्रथम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इसका बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाती है, जिसके कारण इसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि शून्य होगा। इस वर्ग को अकिरीय गैस भी कहते हैं। अकिरीय गैस या उत्कृष्ट गैस या शून्य वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग, अकिरीय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इसकी बाहरी कक्षा पूर्ण होता है। रेडॉन को छोड़कर सभी गैस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, लेकिन रेडॉन जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, m से मास, g से ग्रेविटी और h से हाइट। तो ये हुआ mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों के उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी विभाजन, अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा काला जार के मच्छर मादा एनोफिलीज का जन्म होता है। उत्पत्ति होती है मादा एनोफिलीज मच्छर का की उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? पहला ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखिए सोडियम यहाँ हुआ और क्लोरीन इधर हुआ, ये हुआ आवर्त सारणी का पीरियड आवर्त 3 में होता है। ये हुआ सोडियम, ये हुआ क्लोरीन की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो हमेशा घटता है। परमाणु का आकार घटता है। लेफ्ट टू राइट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन से भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? निम्न में से किस तत्व की उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? फर्स्ट है नियॉन, सेकेंड है आर्गन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है हीलियम। तो इसका होगा हीलियम। ये हुआ हीलियम। हीलियम में होता है हीलियम की 2 होते हैं परमाणु संख्या, जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, और यहाँ पर हुआ नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, यहाँ पर हुआ नाभिक, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज़्यादा आसानी होगी यहाँ से, इसलिए
इसकी आयनीकरण ऊर्जा अधिक है हीलियम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। हीलियम की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम होता है, मानव में 46 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। तो इससे प्रोटीन की जानकारी, क्रोमोसोम से लिंक की जानकारी मिलती है, न कि जीन की, प्रोटीन की। नाभिक, न्यूक्लियस का कोई नाभिक तो होता है कोशिका में या किसी परमाणु में, केंद्रक भी उसी में होता है, लेकिन जीन से पता चलता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, किस तरह का प्रोटीन है, ये जीन से ही पता चलता है। किसी भी प्रोटीन की स्थिति जानने के लिए हमको डीएनए में जो जीन रहेगा उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रोटीन है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं की परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा ये देखते हैं। दो सतह, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, एक ये है और ये है, ये वस्तु है। इसको हम आगे की ओर खिसकाएंगे, इस तरह खिसकाएंगे तो इसमें पीछे की ओर बल कार्य करेगा। आगे की ओर खिसकाएंगे तो इसके गति का विरोध करने के लिए पीछे की ओर जो बल कार्य करेगा उस बल को कहते हैं घर्षण बल। तो वही कहता है दो सतहों के बीच की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण बल की उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ पहली सतह, ये हुआ दूसरा सतह। तो इसको इधर खिसकाएंगे तो इसके विपरीत एक बल कार्य करेगा जो होगा घर्षण बल, जो इस सतह के विपरीत कार्य करेगा। यानी दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण बल की उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा C2H6। अब ये कैसे हुआ? अल्केन को CnH2n + 2 को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता और अल्कीन तथा अल्काइन CnH2n -2। तो ये हुआ, अल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, लेकिन अल्कीन और अल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन उपस्थित हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित है। देखिए ये हुआ, दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन उपस्थित है, इसीलिए ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन
असंतृप्त में हो जाएगा जिसका जो दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अल्कीन, अल्कीन हुआ यहाँ पर सब है, जितना भी है ये सब है, इसको छोड़कर ये सब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणु में द्विबंधन है, इसमें भी इसमें द्विबंधन है, उसमें भी द्विबंधन है। तो ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हुआ आज का टॉप 10 क्वेश्चन जो कि टीसीएस द्वारा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।